लोगों को देखना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट्स देख लिए थे, लेकिन उस दिन काफी थक गए थे हम लोग शायद, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी सीक्वेंस में नजर आ रहा है, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज रेगुलर एक्सपेंस। अब बात को समझो, दिस इज अ टिपिकल यूनिक आइटम। ये क्या है देखो, समझो इस बात को। ओ सॉरी, हाँ फाइन। ये कैसा है, ये यूनिक आइटम है। क्या आइटम है, समझो इस बात को। हम लोगों ने कोई खर्चा है, मान लो 10,000 रुपए महीना, कोई भी खर्चा है 10,000 रुपए महीना, हम लोगों ने 15 महीने का खर्चा पे करके रख दिया। ठीक है, खर्चे वाला बंदा आया बिल लेके, सर जी पैसे दे दो। बोला अरे यार तुझे पैसे चाहिए, ओ यार तू ला, ठीक है सीधे 15 महीने के पैसे लेके जा। ठीक है, तो हमने 15 महीने के पैसे दे दिए। ओके, तो भाई साहब जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, आई विल रिकॉर्ड अ कैश आउटफ्लो ऑफ 15 months मनी, बट एट द सेम टाइम कैन आई रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस ऑफ 15 months मनी? क्या मैं 15 महीने के पैसों का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को तो 12 महीने का ही प्रॉफिट चाहिए ना। तो एक्सपेंस हैज टू बी फॉर 12 months, बराबर। लेकिन ये जो वाला जब अपने को एडजस्टमेंट में दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अकाउंटेंट है वो बेचारा सिर्फ बीकॉम था। समझे ना मैंने क्या कहा? सिर्फ मतलब समझे, बेचारे ने रट रटा के आगे बढ़ गया, समझा वमझा नहीं बेचारे को कुछ भी। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, सीधा 15 महीने का जो अमाउंट है उसको एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करके रख दिया। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। 3 महीने का एक्सपेंसेस प्रीपेड, बट इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ रेगुलर एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? अब ये हमारे सामने आया कि भाई साहब 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए था, 15 महीने का कर दिया, रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये कौन सा एरर है? दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ ना, जरा सोच के देखो। हमने वायलेट किया मैचिंग, कुछ समझ में आ रहा है? सोच के देखो, अगर मैं 15 महीने का खर्चा रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, 15 महीने के अमाउंट को एक्सपेंस करके रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया है। गेटिंग मी? सो हेंस दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, ऐसे चीजें ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन में आप ये नहीं लिखोगे ना तो गए काम से। अगर ये पूछा कि ये कौन से टाइप का एरर है, क्या है, अपन लिख के एरर ऑफ कमीशन, तो मार्क्स कट जाएंगे। You have to write error of principle and you also need to write what is the correct reason. Why is it an error of principle? ठीक है, चल अब मुझे रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले ना दिमाग में लाओ कि क्या गलती हुई है। देखो भाई, गलती क्या हुई है कि हमने जैसे मान के चलो एक्सपेंस है 10,000 पर मंथ, एक्सपेंस है 10,000 पर मंथ, तो हमने इनटू 15 पेड किया है। ठीक है, तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, यहां पे छोटे में लिख रहा हूं मैं, इसने एक्सपेंस को 1,50,000 से डेबिट कर दिया और इसने कैश को 1,50,000 से क्रेडिट कर दिया। ऐसा कर दिया है, बराबर। देखो कैश आउटफ्लो तो सच में हुआ है। क्या कैश में कोई गलती हुई है? कैश बिल्कुल सही है, मानते हो ये बात? कैश आउटफ्लो तो सच में हुआ है। गलती कहां हुई है? गलती हुई है यहां। एक्सपेंस में डेबिट कितना होना चाहिए था? 1,20,000 और कितना डेबिट कर दिया? 1,50,000, 30,000 ज्यादा। अब मुझे इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। क्या करूंगा? एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगा कितना? 30,000। तो डेबिट किसको कर दूं? सस्पेंस को कर दूं? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश को कर दूं? नहीं ना, कैश तो सही है ना, उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? सो यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, कितने से? 10,000 इंटू 3, 30,000 से। ओके, जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा, 2 अकाउंट में करूंगा। एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट और एक हो गया एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है,
Now you need to remember that expense में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, बराबर। ये डेबिट यहां पे दिखाई दे रहा है 1,50,000 का। तो आप जब पोस्ट कर रहे हो, आप यहां कर रहे हो डेबिट और यहां कर रहे हो क्रेडिट, करेक्ट। तो बात को समझो, दो इफेक्ट क्या क्या है। एक इफेक्ट यह आया कि आप डेबिट में से क्रेडिट कर रहे हो, यानी क्या हो गया, डेबिट को कम कर रहे हो, सो माइनस फ्रॉम एक्सपेंस, दिस इज वन इफेक्ट। इसी के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग ये सीखते हैं कि एक्सपेंस को देखो इनर कॉलम में, और उसमें से जो भी प्रीपेड अमाउंट है वो माइनस कर दो। माइनस कर रहे हो मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, एक्चुअल में आप प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस में डेबिट है, दिस इज नाउ अ पर्सनल अकाउंट, ओके, हेंस दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हेंस ये कहां लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखो भाई साहब, इतना मैं भी अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि एग्जामिनेशन के 3 घंटे में इतना फुर्सत में सोच के लिखने की मेरे को टाइम है ही नहीं। इतना फुर्सत में सोच के लिखूंगा ना तो 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे को, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि यार मेरे को एग्जाम के 3 घंटे में ये नहीं सोचना है, तो मैं जिंदगी में कभी सोचूंगा ही नहीं, सीए बनूंगा लेकिन सोचूंगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई यार, क्लास में तो सोचते एटलीस्ट, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जैसा होता है वैसे ही करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझते वक्त तो समझ लेते हैं, बराबर, ठीक है। ये हो गया। सो दो इफेक्ट क्या क्या हुए, रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस एंड राइट इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। व्हाट यू एक्चुअली आर डूइंग, when you are reducing from expense, you are crediting expense account, hence expense account balance gets reduced, ठीक है। दूसरी बात, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हो रहा है, which needs to be carried forward, डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, hence it is to be written in the balance sheet asset side। जमा, ओके, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ गया प्री रिसीव्ड इनकम, वही चीज है, उल्टा हो रहा है। देखो क्या हो गया इस बार, मान लो कि 10,000 रुपए का कोई इनकम है, 10,000 रुपए का कोई इनकम है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे कैश को और इनकम को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब हमें मिल गए हैं 15 महीने के पैसे, यानी 1.5 लाख रुपए हमें मिल गए 15 महीने के पैसे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, अकाउंटेंट ने 1.5 लाख कैश को डेबिट कर दिया और 1.5 लाख इनकम को ही क्रेडिट कर दिया। अब जरा सोच के देखो, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। आप सोच के देखिए, अगर हमने 15 महीने के इनकम रिसीव कर लिए है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताइए मुझे। अगर आप एंट्री पास करते आप क्या करते, 15 महीने का इनकम अगर मिला है तो आप एंट्री क्या पास करते, बताइए। 12 महीने का करते बराबर, तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट 12 महीने का कि कैश 15 महीने का ही, कैश 12 कि 15, कैश में आप क्या लिख रहे हो, कैश में लिख रहे हो इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो कितना हुआ, पूरा 15 महीने का हुआ ना, तो कैश विल बी डेबिटेड बाय 1,50,000, बट कैन इनकम, शुड इनकम बी क्रेडिटेड बाय 1,50,000? नहीं, इनकम शुड बी क्रेडिटेड बाय ओनली 1,20,000, 10,000 इंटू 12, और बाकी के 30,000 प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। बाकी का 30,000 क्रेडिट होता था टू प्री रिसीव्ड इनकम। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये सारे बातें हमने पढ़े हैं, ये लिंक लगाना है हमें, ठीक है। वो वहां पे पढ़ के भूल नहीं जाना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जरा याद करने की कोशिश करो। अक्रूअल पढ़ा था हमने, अक्रूअल याद आ रहा है कुछ, अक्रूअल में क्या पढ़ा था, एक बार पेजेस पलटाओ जरा, अक्रूअल में जाओ, शायद वहां पे ऐसा कुछ लिखा था हमने एग्जाम्पल्स में, कहीं पे लिखा हुआ था कि भाई साहब जो पैसे मिल गए लेकिन अभी तक वो इनकम हमारा हुआ नहीं, लेकिन पैसे मिल गए, सो दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी, ऐसा कुछ लिखा था वहां पे, ठीक है। मैंने शायद कुछ एग्जाम्पल दिया था, यहां पे किसके ऊपर दिया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक जन के ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि भैया वो इतना खुश हो गया कि उसने फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटर और सीए फाइनल के भी पैसे भर के चले गए,
ठीक है, तो कैन आई रिकॉग्नाइज सीए इंटर और सीए फाइनल का पैसा ऑल्सो एज माई इनकम? नहीं ना, सिर्फ सीए फाउंडेशन को ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, बाकी इंटर और फाइनल के अमाउंट जो मुझे मिल गया इसे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ लायबिलिटी। बराबर? सो यहां पर भी मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए था 30,000 का लायबिलिटी बिकॉज दैट इज प्री रिसीव्ड। ओके, लेकिन भाई साहब जो अकाउंटेंट है गलती करके क्या कर दिया, कैश को डेबिट करके पूरा अमाउंट इनकम को ही क्रेडिट कर दिया। दिस इज ऑल्सो एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ मैचिंग। ठीक है, चलो अब मुझे इसे रेक्टिफाई करना है। कैश को रेक्टिफाई करूं क्या? कैश में तो सब सही है, कैश में तो एक्चुअली इनफ्लो हुआ है ना 1.5 लाख का, वो तो सही इंफॉर्मेशन है। गलत इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम 1.5 लाख का नहीं है, इनकम 1,20,000 का है। तो क्या करूं अभी मैं? एंट्री क्या करना चाहिए? रेक्टिफिकेशन। आप लोग इनकम अकाउंट को गौर से देखो, गलती वहां हुई है। इनकम में कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 1,20,000। कितना हुआ है? तो इनकम अकाउंट को कुछ करना पड़ेगा क्या? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सोचो, आपको इनकम अकाउंट को डेबिट करना होगा कितने से? 30,000 से। ठीक है, चलो ये तो कर लेते पहले। इनकम अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट 30,000। अब ये क्या था? ये 30,000 कहने से ये मेरे लिए लाइबिलिटी था। क्या मैंने रिकॉग्नाइज किया? लाइबिलिटी करना पड़ेगा। लाइबिलिटी को क्या नाम दूं? जैसे यहां पे एसेट को प्रीपेड एक्सपेंस कहा, यहां क्या नाम दूं? प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, सो इट शुड बी क्रेडिटेड टू प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, सो जब मैं इसे पोस्ट करूंगा, आई नीड टू रिमेंबर दैट इनकम अकाउंट में ऑलरेडी एक क्रेडिट पड़ा हुआ है। ओके, अब आप जब इसे पोस्ट कर रहे हो तो यहां पर आप डेबिट कर रहे हो टू प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसा लिख के आपने यहां पर डेबिट कर दिया। बराबर? और प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट में आपने कर दिया क्रेडिट। करेक्ट? किसको हाई कर रहे हो? हाँ, किसको? अच्छा अच्छा, प्रूफ दे रहे हो कि क्लास में बैठा हो, देख लो। ओके, ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब जरा आराम से देखो। सबसे पहली बात, यहां ऑलरेडी यहां क्रेडिट पे कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? यहां पे 1,50,000 पड़ा है। आपने यहां पे क्या कर दिया? 30,000 डेबिट कर दिया। यानी क्या हुआ? इनकम में से 30,000 माइनस हो गया। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट इफेक्ट इज माइनस फ्रॉम इनकम। देखो, एक टिपिकल, एक अनफॉर्चुनेट जो ट्रेंड चल रहा है, वही वाले ट्रेंड को कंटिन्यू मत करना। इतना एक्सप्लेनेशन समझ लेने के बाद फाइनली देखा क्या लास्ट में लिखा है, उसी को याद करके चले गए। अरे यार, ये तो सब टेबल में भी लिखे हुए हैं, बचपन में 11-12 में भी ऐसे ही याद करके गए थे। तो एक्सप्लेनेशन का फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो बात को? तो जब यहां पे देखोगे तो एक्सप्लेनेशन को भी देखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां। ठीक है भाई, वो सिर्फ 2 इफेक्ट याद करने होते तो आप 11th के क्लास में चले जाते यार। यहां के क्या फायदा हो रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? यस, तो इसको समझने की कोशिश करो। अगर अटक रहे हो बताओ मुझे फिर। दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट कैरिंग अ क्रेडिट बैलेंस। क्या करेंगे इसे? कैरी फॉरवर्ड। सो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है विथ अ क्रेडिट बैलेंस, एंड हेंस इसे कहां लिखा जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड।
इनकम में तो हमेशा क्रेडिट होता है, बराबर, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, सो दिस इज रेक्टिफिकेशन, इसलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट में डेबिट यानी वो माइनस हो रहा है, ठीक है। सो इसको लिखोगे कैसे आप लोग? पीएनएल, आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखा मिलेगा और प्री रिसीव्ड इनकम मिलेगा। तो इनकम को आप जब पीएनएल में लिखोगे इनर कॉलम में लिखोगे और उसमें से माइनस करके लिखोगे, बस, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहां लिखोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जम गया? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स ऑफ कैश। दिस इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। कैश विड्रॉ हो रहा है और हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, वेरी रेयर, क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शंस नॉर्मली कोई नहीं भूलता, ठीक है। लेकिन ड्रॉइंग्स एक ऐसी चीज है जिसमें भूला जा सकता है। क्यों? मैं बताता हूं आपको। मान के चलो, एक इमेजिन करो, मैं एक कंपनी में हूं, मैं वहां पे कैशियर हूं, ठीक है। और ऐसा मैंने तो सुना हुआ, मतलब मेरे साथ नहीं लेकिन मेरे कॉलीग के साथ एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली कैसा हुआ, एक ओनर है, ठीक है, एक सरदार जी है, ओनर है, ठीक है, तो बहुत पैसे है, तो पै लगा है और इन्होंने कर दिया शुरू एक बिजनेस, करेक्ट, और बिजनेस शुरू कर दिया। पैसा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन पैसा को मैनेज करना नहीं आता है, तो उन्होंने हायर किया सीए, ठीक है। बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? पैसों से, लेकिन उसको मैनेज करना उसके लिए चाहिए, ठीक है, तब हायर किया सीए, ठीक है। तो सीए हायर किया, अब सीए वहां पे सब अकाउंटिंग कर रहा है और यहां पर हुआ ऐसा कि उसने अपने बिजनेस, अपने ड्रॉर वगैरह में जो पैसे रखे रहते हैं वहां से थोड़े से पैसे निकाले और चल रहा है, समझ रहे हो। ओनर ऐसा कर सकता है, अगर ऐसा कर सकता है तो अकाउंटेंट रोकेगा, सर यू आर विड्रॉइंग बिजनेस कैश, सो आई नीड टू पास अ जर्नल एंट्री, करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये सच में हकीकत में सुना हुआ है, मेरे कॉलीग के साथ हुआ था कि वो जैसे ही एंट्री करने जा रहे ओनर चिढ़ गए, बात नौकरी से निकालने जाने तक की बात आ गई, ही वॉज एम्प्लॉयड देयर, ठीक है। ओनर चिढ़ गया, बोला मेरे पैसे मैं निकाल के लेके जा रहा हूं, तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला? बोला सर मैं रोक नहीं रहा हूं, बिल्कुल लेके जाओ, पार्टी करो, जो करना है करो, मेरे को एंट्री तो पास करने दो। बोला मेरे पैसे मैं निकाल के जा रहा हूं, तू एंट्री पास करेगा? मतलब ईगो हर्ट हो गया भाई साहब का, ठीक है। तो ऐसा हकीकत में होता है। तो ऐसा ही अगर हो गया तो नौकरी का सवाल है भाई, एंट्री पास नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई साहब कैश विड्रॉ करके ले गया ओनर, लेकिन हमने एंट्री पास नहीं किया ना, गलत तो है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि बिजनेस कैश इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट। तो क्या करना होगा? रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। जब पोस्टिंग करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट में करेंगे और कैश अकाउंट में करेंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट ड्रॉइंग्स अकाउंट कैन ऑलरेडी हैव अ डेबिट बैलेंस हियर। ड्रॉइंग्स अकाउंट कैन ऑलरेडी हैव अ डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट विल ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस। अब आप क्या कर रहे हो? आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट को और डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब क्या हुआ? आपका ड्रॉइंग्स बढ़ गया और आपका कैश कम हो गया, ठीक है। तो इफेक्ट नंबर 1, या तो ईदर इंक्रीज ड्रॉइंग्स और माइनस फ्रॉम कैपिटल, बराबर। बात तो वही हुई ना, ड्रॉइंग्स अल्टीमेटली क्या होता है? कैपिटल में से ही माइनस होता है, बराबर। तो ये जो भी है ये भी कैपिटल में से ही माइनस होगा। एक तो ये इफेक्ट हो सकता है, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है? माइनस फ्रॉम कैश, ठीक है। इस तरह से आप करेक्ट कैश बैलेंस डिस्क्लोज कर रहे हो, अदरवाइज आपका करेक्ट कैश बैलेंस दिख नहीं रहा था वहां पे, ठीक है। हो गया ये? चलो अब इसी तरह से दूसरा है, क्या है? अनरिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। गुड्स विड्रॉ किए लेकिन उसका हम लोगों ने कोई एंट्री पास नहीं किया, करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताइए? ड्रॉइंग्स टू परचेज,
पोस्टिंग करेंगे तो कहां कहां करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट और परचेज अकाउंट. अगेन द सेम थिंग, ड्राइंग्स ऑलरेडी हैज अ डेबिट, परचेज ऑल्सो हैज अ डेबिट. हमने क्या किया? ड्राइंग्स को और डेबिट किया, परचेज को क्रेडिट किया. तो पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट ईदर इंक्रीज ड्राइंग्स और माइनस फ्रॉम कैपिटल. ठीक है. और दूसरा क्या है? अगेन माइनस फ्रॉम परचेज. परचेज को इनर कॉलम में लिख के आपको उसमें से ये माइनस कर देना होगा. ठीक है. बड़े आगे, रिदम पकड़ लिया सबने एडजस्टमेंट्स का. अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं. इतना समझ में आ गया व्हाट इज एडजस्टमेंट? ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, ये सब जो मस्त अपन रट्टा मारते हैं. समझ में आ गया क्या हो रहा है? ठीक है. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्यों? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट इसलिए क्योंकि भाई वो एरर है, एरर को रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं, और रेक्टिफाई कर रहा हूं तो एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, मुझे वो दोनों दिखाने होंगे. ठीक है. लेकिन ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट एक्चुअल में गलत है. ट्रायल बैलेंस के एक्चुअल में दो इफेक्ट होते हैं, दिखाते एक इफेक्ट है. ओके. ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पे सिर्फ एक इफेक्ट दिखता है, दूसरा इफेक्ट उस ओरिजिनल अकाउंट में रहता है जो हम दिखाते नहीं है. ओके. चलो नेक्स्ट, अगला है डेफर्ड एक्सपेंडिचर. अब ये क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखो, कभी कभी कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मैंने पैसे दे दिए, खर्चा कर दिया, और बेसिक इंटेंशन उस खर्चे का ऐसा है कि वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, मुझे एट प्रेजेंट कुछ तो भी खर्चा करना है. लेकिन द पॉइंट इज कि उसका कई बार बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है. ठीक है. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट. ठीक है. एडवर्टीजमेंट दो तरह के होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आज वी स्मार्ट अगर मान के चलो एडवर्टीजमेंट अगर कर रहा है, वी स्मार्ट अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो आप सोच के देखिए, वी स्मार्ट के दो तरह के एडवर्टीजमेंट आ सकते हैं. देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल से जो दिसंबर एग्जाम है उसका बैच आ रहा है 3rd अप्रैल से. ठीक है. सो वी कैन एडवर्टीज फॉर 3rd अप्रैल बैच. एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सबको पता चलना चाहिए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बैच प्रमोशन. समझ रहे हो बात को? अगर आप यहां पे ये देख रहे हो, ये भी एक ऐड है, ये भी एक तरह का ऐड है. ठीक है. आप वहां पे बाहर देखते हो एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, वो भी एक ऐड है. कई बार ऐसे आपको सिर्फ वी स्मार्ट एकेडमी करके एक ऐड दिखेगा, ये भी एक ऐड है. दिस इज नॉट प्रमोशन ऑफ एनी बैच, दिस इज प्रमोशन ऑफ द ब्रांड. आप समझो, आप कभी कोई बिजनेस शुरू करोगे तो बिजनेस का प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है और बिजनेस के नाम का भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है. कुछ समझ में आ रहा है? आज Amazon अपने ब्रांड, अपने नाम का भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है और Amazon में बिकने वाले किसी एक खास प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है. समझ रहे हो? तो जब हम लोग ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं, कई बार एडवर्टीजमेंट ऐसा रहता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसका इफेक्ट मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों को मैं कुछ अगर कहूं तो आप लोगों को बराबर आप लोग किसी और धुन में पहुंच जाओगे. जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, आगे क्या है? नहीं, उसके अलावा भी कुछ है ना, दूध सी, फिर रंगीन, है ना, ट्यून के साथ याद आ रहा है. ठीक है. फिर इसी तरह से वज्र दंती, वज्र दंती, वीको वज्र दंती, वीको पाउडर, वीको टेस्ट नहीं पेस्ट. बराबर. ये याद आ रहा है? ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐड है जो अपने को अच्छी तरह से दिमाग में कुछ ऐसे बैठ गए हैं कि भाई साहब ट्यून के साथ, म्यूजिक के साथ याद है अपने को. बराबर है कि नहीं? सो जरा सोचो, इन लोगों ने शायद खर्चा एक बार किया, बराबर, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को लॉन्ग टर्म में मिल गया. राइट. अब ऐसे ही अगर मान के चलो अंश ने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और उसने मार्केटिंग करवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया, शाहरुख खान, ठीक है, तो ऐसा करके कौन से हाथ में पकड़ू, जो भी है ये प्रोडक्ट, तो एडवर्टीजमेंट कर रहा है. ओके. तो अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो शाहरुख खान है भाई, बराबर, भले ही 50 साल का क्यों ना हो जाए, लड़कियां देख के शाहरुख,
करेंगे ही करेंगे, बरोबर। सो एज अ रिजल्ट, वो मुझे मालूम है ऐसे ही बोलोगे तुम लोग ऐसा नहीं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आकाशवाणी एक ही बार होती है हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अरे पढ़ाई की पार्टी तो पहले कर लो, बाकी पार्टी बाद में, है ना। चलो चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, अरे पढ़ाई कर रहे हैं यार, मस्ती नहीं कर रहे, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में करेंगे, देखते हैं, ठीक है। हाँ सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ऐड किया तो भाई साहब इसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर। अब मान के चलो इसने खर्चा किया 3 लाख रुपए का, इसने खर्चा किया 3 लाख रुपए का, लेकिन इसने प्रेडिक्ट किया कि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल नहीं, ये 3 साल के लिए मिलेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब हो ये रहा है कि भाई साहब ने पहले एकदम से इमेजिन नहीं किया, जब एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया, जब बिल आया, इसने पैसे दे दिए, इसने तब एंट्री कर दिया एडवर्टीजमेंट डेबिट टू कैश, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार इसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म में मिल रहा है। ऐसे खर्चे को कहा जाता है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा तो मैंने कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे मिलने जा रहा है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई साहब यहां पर भी कहना ऐसे कि मैचिंग प्रिंसिपल लगना चाहिए, है ना। 3 लाख 1 साल का खर्चा है क्या? 3 लाख कितने साल का खर्चा है? 3 साल का खर्चा है, बराबर। लेकिन मैं उसको 1 साल में नहीं दिखा सकता। अगेन अगर मैं इसे 1 साल में दिखाता हूं, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ मैचिंग। इसने क्या कर दिया, इसने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 3 लाख रुपए, और इसने कैश को क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपए। ऐसा कर दिया इसने। कैश में कोई गलती है क्या? क्या 3 लाख का आउटफ्लो नहीं हुआ है? हुआ तो है यार, कैश में बराबर है, लेकिन क्या खर्चा 3 लाख का सही है? नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? देखो बात को समझो। कई बार यहां पर ऐसे खास तरह के एक्सपेंस होते हैं, हम लोग उसी नाम को पार्शियली राइट ऑफ करते हैं और पार्शियली कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये कैसे होता है? लेट्स आइडेंटिफाई दिस। देखो मैंने सबसे पहले ये एंट्री पास कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट। मैं यहां पे 2 एंट्री लिख रहा हूं। पहला एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पहला एंट्री यही है 3 लाख, ठीक है। पहला एंट्री यही रहेगा, इसको करेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन इस एक्सपेंस में से हम पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वी नीड टू क्लोज नॉमिनल अकाउंट्स। तो मैं 3 लाख को राइट ऑफ नहीं करूंगा, 3 लाख क्लोज नहीं करूंगा, 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख क्लोज करूंगा। तो यहां से मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। जब हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं ना, ऐसे ही कुछ करते हैं, एक्सपेंस को करूंगा क्रेडिट और पीएनएल को करूंगा डेबिट। तो जब मैं ऐसा क्लोज कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 लाख क्लोज करूंगा। जूम करूं, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने खर्चा रिकॉग्नाइज किया 3 लाख का, क्योंकि बेसिकली ये इसी साल का खर्चा था, लेकिन बेनिफिट्स इसके इस साल में पूरी तरह से एक्सपायर नहीं हुए, इसलिए जितना मुझे लगता है कि इस साल का था उतना मैं राइट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और बाकी का क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सर ये ऐसा करने की जगह प्रीपेड क्यों नहीं करते? बात को समझने की कोशिश करो। डेफर्ड एक्सपेंडिचर में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम यह है कि इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कितना खर्चा इस साल का है, कितना खर्चा अगले का है, कितना खर्चा उसके अगले का है। ये बाइफरकेट कैसे करें, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब अंश का प्रोडक्ट शाहरुख खान ने एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, 3 लाख का खर्चा किया उसने। अब बताइए मुझे कितना खर्चा इस साल के लिए है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार? इट इज ब्रांड एडवर्टीजमेंट। शाहरुख खान की वजह से 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितना बेनिफिट अभी, कितना अगले साल, कितना तीसरे साल? वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। तो यहां पे एस्टिमेट लगाया जाता है। तो ये जनरली स्पीकिंग ऑडिटर साहब एंड में एक एस्टिमेट लगाते हैं, फेयर एस्टिमेट विथ प्रॉपर कंसल्टेशन, और उसके मुताबिक ये राइट ऑफ किया जाता है। इसलिए पूरा खर्चा राइट ऑफ ना करते हुए एक रीजनेबल प्रोपोर्शन राइट ऑफ किया जाएगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो देखो ये कैसा होगा, यहां पे मैं बना रहा हूं एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट में मैंने पहले डेबिट कर दिया टू कैश 3 लाख, ठीक है।
लगे तो यहां पे नीचे कैश अकाउंट भी बना लो, यहां बना लो कैश अकाउंट 3 लाख, ठीक है, यहां कोई गलती नहीं है, ये सही है। लेकिन एंड में व्हेन यू राइट ऑफ द एक्सपेंस, हम यहां पे राइट ऑफ करेंगे ओनली 1 लाख। दैट इज अ फेयर प्रोपोर्शन। व्हाट इज दिस? अ फेयर प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ मिलता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, लेकिन रियल लाइफ में यू नीड टू एस्टिमेट दिस। ओके, ये यहां पे डेबिट हो जाएगा टू एक्सपेंस 1 लाख, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यहां बैलेंस बच गया है और 2 लाख, है ना, ये क्या किया जाएगा? ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सो 2 लाख का डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 1, डेबिट P&L बाय प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ओके, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, बैलेंस शीट असेट साइड में क्या लिखेंगे आप? ये वाला बैलेंस, ठीक है। एक ब्रेन जैमिंग हो जाए, ब्रेन जैमिंग, ऑल रेडी फॉर ब्रेन जैमिंग? मैं कंफ्यूज करूंगा अभी आपको, ठीक है। या तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या तो आप मुझे जवाब दे दोगे, ठीक है। आई विल बी कंफ्यूजिंग यू नाउ, लिसन टू मी। ओ भाई साहब, मैंने P&L में डेबिट किए 1 लाख, बराबर। P&L के डेबिट पे मैंने लिखे 1 लाख, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो मैंने लिखे 2 लाख। टैली कैसे होगा? मैंने P&L के डेबिट पे लिखे 1 लाख और मैंने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा 2 लाख। अगर आपको याद होगा तो मैंने वहां कहा था कि बैलेंस शीट का एसेट साइड यानी डेबिट बैलेंस वाले चीजें, तो मैंने P&L के डेबिट में लिखा 1 लाख, अब बैलेंस शीट के एसेट साइड वो भी डेबिट ही है, उधर लिखा 2 लाख। तो डेबिट क्रेडिट टैली कैसे होगा? हाँ, नहीं वो तो पहले ही क्रेडिट हुआ था, देखो ये एंट्री तो पहले ही पास हो चुका है, ठीक है। मैंने अभी जो एंट्री पास किया वो एंट्री की वजह से मैंने P&L को डेबिट कर दिए 1 लाख, लेकिन मैंने बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो 2 ही लाख लिखे। बराबर, हाँ, लेकिन टैली कैसे होगा? डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना। हाँ, हाँ वो तो बराबर है, वो लिखते हैं, वो मैं मान लिया, लेकिन मैं डेबिट क्रेडिट भी तो मैच करता हूं। मैं डुअल एस्पेक्ट का एप्लीकेशन को बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर P&L में डेबिट किए 1 लाख, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में 1 लाख क्यों नहीं लिखा, 2 लाख क्यों लिखा? अगर मैं 1 लाख और 2 लाख लिख रहा हूं तो टैली कैसे होगा? हाँ वो तो बराबर है, वो तो कंटेंट की बात कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं टैली क्यों होगा? हाँ, नेट प्रॉफिट से 1 लाख लेस हुआ, बराबर, नेट प्रॉफिट से 1 लाख लेस हुआ, लेकिन बैलेंस शीट पे तो 2 लाख दिख रहा ना। हाँ ठीक है ना, कैश में ऑलरेडी 3 लाख थे, वो तो ये एक्सपेंस में भी ऑलरेडी 3 लाख थे, तब तक मैच हो रहा था। देखो बात को समझो, पहले एक्सपेंस में 3 लाख था, कैश में 3 लाख था,
ये मैच हो रहा था एक्सपेंस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। लेकिन अब जो आपने इफेक्ट दिखाया है, ये इफेक्ट में आपने एक्सपेंस यानी पीएनएल को डेबिट किया है 1 लाख, ठीक है, लेस होगा कि ऐड होगा? हाँ, लेकिन एसेट साइड में तो 2 लाख लिख रहे हो ना, अमाउंट ही अलग अलग है। अरे कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है। और ऑलरेडी एसेट में दिख रहा है 2 लाख, नेट 1 लाख हो गया ना। सर अपन एंट्री क्या एक्सपेंस अकाउंट कैश का पहले तो इफेक्ट हो गया ना। बिल्कुल हो गया, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में फिर एंट्री क्या की है, एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड प्रीपेड क्रेडिट में आ जाएगा। और एसेट्स साइड में है पहले से ही, तो एक अपना पीएनएल के डेबिट का, फिर लायबिलिटी के साइड, फिर बैलेंस शीट, पीएनएल लायबिलिटी इज इक्वल टू बैलेंस। सही, अभी सही कह रहे हो, ठीक है। देखो भैया आराम से, यहां पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको पहले ही कहा है, हमने किया सब बराबर है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्यों कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि ये ऐसा होता है, लास्ट में जब अपन एग्जामिनेशन के करीब होते हैं ना, दिमाग में वायरस लग जाता है, तब ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात बहुत आते हैं दिमाग में, टेंशन वाले माहौल में, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रहे हो आप लोग, समझने की कोशिश करो। आपने 1 लाख का ही एंट्री किया, 2 तरह से बता रहा हूं मैं। आपने पीएनएल में डेबिट किया 1 लाख और आपने एक्सपेंस में क्रेडिट किया 1 लाख। 2 लाख तो उसका बैलेंस था। आपने डेबिट क्रेडिट 1 लाख से ही किया। आपने पीएनएल को अगर 1 लाख डेबिट किया तो जरा ध्यान से देखना, एक्सपेंस को भी आपने क्रेडिट 1 लाख ही किया। तो आपने डेबिट भी 1 लाख किया, क्रेडिट भी 1 लाख किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक्सपेंस अकाउंट नाउ हैज अ बैलेंस ऑफ 2 लाख। ठीक है। अब देखो भैया, डेबिट क्रेडिट 2 अकाउंट में हुए, डेबिट पीएनएल में 1 लाख हुआ, क्रेडिट एक्सपेंस में 1 लाख हुआ, ये बराबर हुआ। अब इसकी वजह से बैलेंस में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो जो आयुष ने और श्रेयस ने अभी अभी कहा बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। पीएनएल में 1 लाख डेबिट होने से प्रॉफिट 1 लाख से कम होकर 2 लाख पे आ गया, बराबर। प्रॉफिट 1 लाख से कम हुआ, और उसी तरह से एक्सपेंस जो हमने 3 लाख दिखाया था वो भी 1 लाख से कम होकर वो भी 2 लाख पे आ गया। सो एक तरफ कैपिटल गेट्स अफेक्टेड बाय 2 लाख और एक तरफ असेट गेट्स अफेक्टेड बाय 2 लाख। सो अल्टीमेटली ये बैलेंस शीट को टैली करेगा। दोनों सही थे। तुमने अकाउंट के बारे में कहा, तुमने डेबिट क्रेडिट के बारे में कहा, बिल्कुल सही था। इन दोनों ने बैलेंस के बारे में कहा, यह भी सही था। ठीक है। देखो भैया, एक चीज है, आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग इज डेफिनेटली वन इफेक्ट, लेकिन पोस्टिंग की वजह से बैलेंस में भी इंपैक्ट पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। ये सब चीजें सोचना थोड़ा भारी लगता है, ओके, लेकिन सोचना तो जरूरी है। एकदम से नहीं सोचेंगे तो वो भी गलत है। सो 2 इफेक्ट क्या हो गए? एक डेबिट इन पीएनएल प्रोपोर्शनेट अमाउंट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैलेंस। ओके। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। सेल्स की एंट्री नहीं हुई, कैसे पता चला? झाड़ू मारते वक्त मेड ने ढूंढ के निकाला एक इनवॉइस, हे ठेवायचा है कि फेकून देऊ। ठीक है। तो अपन ने देखा, फिर बोला अबे यार ये तो इनवॉइस है। फिर अपन ने चेक किया, वो इनवॉइस नंबर प्रिंटेड रहते, चेक करके देखा नहीं यार एंट्रीज पास नहीं है इसकी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है। क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, और क्या करेंगे? तो एंट्री पास करने के लिए क्या करूंगा? डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या? सेल्स, बराबर। अब इसको पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट कहां का करेंगे? एक तो डेटर्स अकाउंट में, दूसरा सेल्स अकाउंट में, बराबर। डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी हैज अ डेबिट, sales account already has a credit. Now what you are doing? You are debiting debtors, you are crediting sales. क्या क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट नंबर 1,
कैन आई से कि डेटर्स का अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, सो प्लस डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स को इनर कॉलम में लिख के उसमें प्लस करना है, और दूसरा प्लस सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को भी इनर कॉलम में लिख के उसमें भी प्लस कर देना है। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते हमारे भी मन में आएगा, अरे यार यही इजी है ना यार, सीधा सीधा यही याद कर लेते ना यार। तो सीधा सीधा रास्ता बनना था तो सीए क्यों बनना है? सीए सीधा सीधा थोड़ी है। ठीक है, सीधा सीधा तो बीकॉम में भी हो जाता है। ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी। चैरिटी में दे दिया, दान दक्षिणा में दे दिया हम लोगों ने गुड्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसका एंट्री पास करना चाहिए। दान दक्षिणा में दिया तो भी चैरिटी अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, ऐसे नाम से भी अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसके एंट्रीज पास नहीं किया। हमने बोला अरे हमने तो ऐसे ही यार दान दक्षिणा में दिया था, थोड़ा भला काम कर लिया, तो एंट्री क्या पास करना? ऐसा थोड़ी होता है, गुड्स गए ना, एंट्री तो पास करना पड़ेगा ना, तो मैच कैसे करेगा चीजें? ठीक है, तो यहां पे पास ही नहीं किया, इसलिए कंप्लीट ओमिशन। एंट्री क्या करना चाहिए मुझे? या तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या डोनेशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, कोई भी नाम यूज कर लो चलेगा। ठीक है, टू क्या? टू क्या? टू परचेज। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कभी कभी हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि परचेज अकाउंट वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड। समझो इस बात को, परचेज अकाउंट वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड। अब मुझे बताइए, परचेज अकाउंट अगर ऑलरेडी क्लोज हो गया मतलब वो कहां चला गया? परचेज क्लोज होके कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। अब अगर परचेज अकाउंट को इन्होंने क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया, ट्रेडिंग में ले गए, तो अब परचेज अकाउंट तो है ही नहीं, तो मैं यहां पे क्रेडिट किसको करूं? इन दैट केस मैं क्रेडिट करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट को। गेटिंग मी? तो नॉर्मली स्पीकिंग आई शुड क्रेडिट परचेज, लेकिन अगर परचेज हैज बीन क्लोज्ड तो फिर ट्रेडिंग। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ परचेज अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, अपने एग्जाम में होता भी ऐसा कि कई बार अपने को आदत अनुसार अपन परचेज अकाउंट को उठा के सीधा ट्रेडिंग में लिख देते हैं। वो अपने को बताया जाता है ना, अपने को आदत हो जाती है, परचेज अकाउंट को उठा के सीधा ट्रेडिंग में लिख दिए। तो ये एडजस्टमेंट करना भूल गए अपन। अगर ये एडजस्टमेंट करना भूल गए, घबराओ मत, काटो मत, आप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दो, चलेगा वो भी। ठीक है, एंट्री डोनेशन अकाउंट के डेबिट और परचेज अकाउंट के क्रेडिट। डोनेशन अकाउंट को डेबिट और परचेज अकाउंट विच ऑलरेडी हैज अ डेबिट, यहां पे आपने कर दिया क्रेडिट। ओके, सो इफेक्ट नंबर 1 ये क्या जाएगा? ये जाएगा इन पीएनएल, डोनेशन इन पीएनएल डेबिट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कहना ऐसे कि डेबिट पे से क्रेडिट, माइनस का इफेक्ट दिखा रहा है, सो माइनस फ्रॉम परचेज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सब लोगों को। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। क्या होता है भैया? ये एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स है एडवर्टीजमेंट, डिस्कस किया हुआ है हमने पहले भी ये। ठीक है, अब अगर ये हुआ है और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, रेक्टिफाई करना होगा। क्या करेंगे? फ्री सैंपल्स या एक और नाम एडवर्टीजमेंट, अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन अगेन यहां पर आपको घुमाने के लिए बोला जा सकता है परचेज अकाउंट वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो फिर टू ट्रेडिंग।
सो नंबर 1, इंक्रीज एडवर्टीजमेंट, जो कि जाएगा P&L के डेबिट में, ओके। और दूसरा, परचेज अकाउंट विच ऑलरेडी हैज अ डेबिट, अब आपने किया यहां पे क्रेडिट, बराबर। सो माइनस फ्रॉम परचेज, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, मैंने अकाउंट्स का एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया है, उसका इनविटेशन मैंने भेजने के लिए बोला था, तो आप सबको कुछ आया है क्या मैसेज वैसेज उसके ग्रुप के लिंक का? अभी तक नहीं आया? ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो इसलिए गया था क्योंकि मैं इस ग्रुप में भेजूंगा, अकाउंट्स के ग्रुप में भेजूंगा। वो क्या है? कौन से 5? आखिरी के? तो हाइड किया होगा उसको। ठीक है, मैं देखता हूं, उसको बात करके देखता हूं मैं। डन। हो गया यहां तक? आगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, या मैनमेड कैलामिटीज, आई मीन फायर, जो भी हो, ठीक है। तो जैसा भी हो, अल्टीमेटली हमारे गुड्स लॉस हो गए, ठीक है। अब यहां पर 2 तरह के सिचुएशन आपको दिखाई देंगे, अपन दोनों को कवर करते हैं। एक अनइंश्योर्ड गुड्स, दूसरा इंश्योर्ड गुड्स, ठीक है। पहले अपन मान लेते हैं अनइंश्योर्ड है। अब मुझे बात बताइए, अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा और आग लग गया या चोरी हो गया या नेचुरल कैलामिटी से गया, कुछ भी हुआ, देन इन दैट केस मैं सिर्फ लॉस को रिकॉग्नाइज करूंगा और क्या कर सकता हूं, बराबर। तो कितने रुपए के गुड्स बर्बाद हो गए वो देखेंगे, अपन काउंट करेंगे। मान लो 15,000 के गुड्स जल गए, तो मेरे को 15,000 के गुड्स का एंट्री करना पड़ेगा। क्या करूंगा? लॉस अकाउंट को करूंगा डेबिट। यहां पे लॉस में नाम देना चाहिए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फ्लड, ठीक है। मैंने फिलहाल लॉस अकाउंट लिख दिया। लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। गुड्स गए ना, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक बात शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं और भी कोर्सेज के क्लासेस लेता हूं, मैं और भी कोर्सेज पढ़ाता हूं, ठीक है, ग्लोबल कोर्सेज पढ़ाता हूं मैं, तो मुझे आइडिया है, इसलिए मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ग्लोबली स्पीकिंग, इफ यू गो टू यूएस, इफ यू गो टू यूके, उनका क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है वो सीधा सीधा है। इसको कॉस्ट से रिकॉर्ड करना है ना, तो वो कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग इंटेलिजेंट है, यूएस के लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने इंडिया के लोग इंटेलिजेंट है। इंडिया के पेपर सॉल्व करने वाले भी इंटेलिजेंट है और पेपर सेट करने वाले भी इंटेलिजेंट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं देते, वो ऐसा देते हैं, ठीक है। अब अपने को ये एंट्री किससे करना चाहिए? कॉस्ट पे करना चाहिए। तो वो लोग आपको कॉस्ट डायरेक्टली नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस दे देंगे, अब प्रॉफिट का रेशियो दे देंगे। समझ लो बात को, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके आपको कॉस्ट तक पहुंचना होगा। तो ये होगा, ये हमारे एग्जाम में बिल्कुल होने के चांसेस है। जो चीज चाहिए वो सीधा सीधा नहीं मिलेगा, घुमा के देंगे वो, ठीक है। तो इसमें अलर्ट रहना है आप लोगों को कि आपको एंट्री पास करनी है तो कॉस्ट पे कर दी है। अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो वही उठा के सीधा एंट्री मत कर देना, गए काम से। फिर अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो उसमें से प्रॉफिट का कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगा, प्रॉफिट हटा के कॉस्ट पे आना है, ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि सेल्स का इंफॉर्मेशन एक तरफ, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन कहीं और लास्ट लाइन में, यह भी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सब लोगों को अब तक आदत पड़ गई होगी, नहीं? चलो एनीवेज, ये हुआ। तो हम लोग कहां डेबिट करेंगे? लॉस वाला डेबिट,
यानी परचेज आला क्रेडिट। अच्छा, फिर से वही चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन वो दिमाग में रखना है कि इंफॉर्मेशन अगर दिया कि परचेज तो क्लोज हो गया तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट। ये दिमाग में रख लो, ये हमेशा हर जगह है, ठीक है। लॉस आला डेबिट करायचा आणि परचेज आला क्रेडिट करायचा। तो इफेक्ट क्या क्या हुआ, इफेक्ट नंबर 1, लॉस टू बी डेबिटेड टू P&L, ठीक है। दूसरा, माइनस फ्रॉम परचेज और क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट। जमा गया। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये दो जगह पे दिखता है अपने को, एक यहां फाइनल अकाउंट्स में, दूसरा एक और चैप्टर में दिखता है, कंसाइनमेंट, ठीक है, वहां पर भी आता है ऐसा, लॉस ऑफ गुड्स। चलो नेक्स्ट, इस बार हम लोग इंश्योर्ड गुड्स का एग्जांपल ले रहे हैं। गुड्स लॉस हुए, फिर से लॉस हुए, लेकिन ये गुड्स इंश्योर्ड थे, ठीक है। तो भाई साहब, अगर इंश्योर्ड थे मतलब कहने से कि थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाएगा। इंश्योर्ड थे इसका मतलब ये नहीं कि लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ लेकिन कुछ ना कुछ रिकवरी हो गई, बराबर। तो मुझे यहां पे दो एंट्री पास करने होंगे। पहली एंट्री तो लॉस की होगी एज यूजुअल, एज इट इज। फर्स्ट एंट्री विल बी लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एज इट इज होने वाला है, ठीक है, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये एंट्री वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इंश्योरेंस क्लेम मांगा तो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, देखो क्या लिखा दिख रहा है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। तो एज अ रिजल्ट इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कुछ हद तक क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो उनसे पैसे बनते हैं रिसीवेबल, ठीक है। तो जितना भी पैसा रिसीवेबल है उतने से इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और उतने से मैं लॉस को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि जितने का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया उतने से मेरा लॉस कम हो गया। अब मान के चलो कि मेरे 1 लाख रुपए के गुड्स जल गए, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस करवा के रखे थे, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया कि सर 1 लाख रुपए के गुड्स जल गए, तो क्लेम एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उन्होंने मान के चलो 70,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। लॉस 1 लाख का हुआ था, लेकिन आपको भी मालूम है हमारे देश में इंश्योरेंस पूरे 1 लाख का ही एक्सेप्ट हो जाए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये भी है बराबर कि अपन झोलझाल करके उस 1 लाख का 1.5 लाख भी कर देते हैं, लेकिन वो अपन गलत चीजें नहीं पढ़ रहे, अपन सही चीज देख रहे हैं। तो 1 लाख का लॉस हुआ तो सही, अगर रास्ते से जाओगे तो पूरे पैसे भी नहीं मिलते, 70,000 60,000 ऐसे कुछ तो भी मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है देन इन दैट केस 1 लाख का लॉस, 70,000 रिकवर्ड, नेट लॉस क्या हुआ 30,000, बराबर। तो मैं वही कर रहा हूं, मैंने पहले लॉस को डेबिट किया 1 लाख से, और फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रहा हूं 70,000 से, और लॉस को क्रेडिट कर दे रहा हूं 70,000 से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मुझे यहां पर 4 नहीं 3 ही अकाउंट का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। देखो भैया, लॉस डेबिट भी हुआ, लॉस क्रेडिट भी हुआ, तो लॉस अकाउंट में ही डेबिट और क्रेडिट होके कुछ ना कुछ एक ही अकाउंट में इफेक्ट हुआ है। एक अकाउंट में इफेक्ट हुआ परचेज और एक अकाउंट इफेक्ट हुआ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे एडजस्टमेंट में अपने को बोलते हैं 3 इफेक्ट। अब ये हमेशा से कंफ्यूजन होता है, यार 3 इफेक्ट कैसे आ गए, एक्चुअल में यहां पे 4 इफेक्ट हो रहे हैं, 2-2 करके 4 हो रहे हैं, लेकिन एक अकाउंट कॉमन है जिसकी वजह से ये 3 अकाउंट आता है, ठीक है, ऐसा है। तो चलो भैया अभी क्या करेंगे, ये है बाय अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम एडमिटेड। क्लेम एडमिटेड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो क्लेम हम कर रहे हैं और जो क्लेम एडमिट हो रहा है, हो सकता है उसमें फर्क हो। तो हम क्या क्लेम कर, हम तो पूरा ही मांगेंगे भाई, हम तो उससे ज्यादा मांग लेंगे। हमारे मांगने से क्या होता है, एडमिट जितना हुआ उतने से, ठीक है। सो इफेक्टिवली लॉस अकाउंट पहले हुआ डेबिट, लेकिन बाद में क्रेडिट भी हुआ, ठीक है। परचेज अकाउंट हुआ है ऑलरेडी, यहां पे कुछ डेबिट था, मैंने परचेज अकाउंट को किया है क्रेडिट।
और एक और अकाउंट हम यहां पे बना लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को किया है डेबिट। ठीक है, सो इफेक्ट नंबर 1, नेट लॉस टू बी डेबिटेड टू P&L। जो नेट लॉस है वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि दिस इज एबनॉर्मल इन नेचर। एबनॉर्मल नेचर का होने की वजह से ये कहा जाएगा P&L अकाउंट में। कुछ याद आ रहा है? एनीथिंग एबनॉर्मल गोज टू P&L। ओके, इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ये जो है ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। दिस इज अ डेबिट बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, इसलिए ये कहां आएगा? सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये होगा अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड। अमाउंट में ध्यान देना, हां। एंड तीसरा इफेक्ट, माइनस फ्रॉम परचेज और क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब यहां पे अमाउंट में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लॉजिकली सोचोगे तो नहीं होगा। अगर रट के जाओगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। मैं 100 क्या 1000 क्या लाख करोड़ % गारंटी से बोल रहा हूं, रट के जाओगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, ये है ही वैसा, लेकिन इसको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझो इस बात को। देखो, मान के चलो लॉस हुआ है 1 लाख का। लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का। इंश्योरेंस वालों ने क्लेम एडमिट किया 70,000 का। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को, अच्छा पहले लॉस 1 लाख का हुआ, लॉस 1 लाख डेबिट, लॉस 1 लाख यहां पे क्रेडिट। ये समझा? लॉस 1 लाख डेबिट, लॉस परचेज में 1 लाख क्रेडिट। ये क्या है? 1 लाख, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब इंश्योरेंस वालों ने एक्सेप्ट किए 70,000। ठीक है, तो 70,000 इंश्योरेंस कंपनी वालों को डेबिट किया रिसीवेबल, और 70,000 लॉस को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब ये करने से हो क्या रहा है? घूम फिर के क्या हो रहा है? जरा ध्यान से देखना। लॉस अकाउंट में 1 लाख डेबिट, 70,000 क्रेडिट। सो मैंने क्या लिखा है यहां पे? नेट लॉस 30,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। बराबर। इसी तरह से परचेज अकाउंट में कितना माइनस हुआ करेंगे, किया जाएगा? देखो जरा, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स। और इंश्योरेंस कंपनी का जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा, ये कितना है? दिस इज 70,000, द अमाउंट ऑफ द बैलेंस, द अमाउंट रिसीवेबल। इसका एक कंबाइंड एंट्री भी सोच सकते हैं आप। कंबाइंड एंट्री कुछ इस तरह का होगा, नेट लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 जो कि P&L में जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 70,000 टू परचेज 1 लाख। दिस इज व्हाट यू आर शोइंग हियर। ठीक है, देखो भैया, 2 चीजें हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैं तो यहां पे मेहनत करके आपको बता रहा हूं। अब घर जाके या तो हम लोग इसको एक बार फिर से रिकलेक्ट करें, इसके बारे में फिर से एक बार सोच के देखें, या तो दूसरा सीधा सीधा वही इफेक्ट अपन याद करके चले जाए, यार आता है यार अपने को वही इफेक्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 में से एक। लेकिन अच्छा सी ये वही बनेगा जो इसके बारे में सोचेगा। ठीक है, मेरी बात मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, अब इसको आपको किस तरह से एक्सेप्ट करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप लोग ये मत भूलना कि ये सिर्फ सीए फाउंडेशन है, इसके बाद इंटर भी है और इसके बाद फाइनल भी है। ठीक है, और वहां पे गहराई और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर कंची मारूंगा तो इंटर और फाइनल में मेरे को कहीं ना कहीं तकलीफ जाएगा। तो यहां पे शॉर्टकट मारोगे कि अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, ये आपके ऊपर है। ओके, एक बार चोट खाए हुए हम लोग, दूसरी बार नहीं खाना है। देखते हैं, जितने मैक्सिमम कर सकते करेंगे, और बाद में तुम लोगों को मैं होमवर्क पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे। देयर विल बी एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस दैट यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन फाइनल अकाउंट्स। कुछ क्लास में, कुछ घर पे। ऑल क्वेश्चंस वोंट बी पॉसिबल कि हम लोग क्लास में कवर अप करें, क्योंकि वो करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है,
तो कुछ क्लास में होंगे, कुछ घर पे होंगे, लेकिन आई विल बी गिविंग अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस। ओके, चलो हो गया ये। ओके, नेक्स्ट सबसे आसान, डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो क्या करेंगे भैया, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट है, एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूला। ओके, क्या करेंगे फिर, एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे बताइए, डेप्री अकाउंट डेबिट, डेप्री अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके गहराई में हम जाएंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। जब तक डेप्रिसिएशन टू एसेट कर देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जैसे ये डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, ये बहुत कंफ्यूज करता है सर, है क्या नहीं? ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, एएस, इंड एस, आईएफआरएस, ये कोई भी डेप्रिसिएशन टू एसेट को सपोर्ट नहीं करते। आगे चल के आपको डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही करना पड़ेगा। तो वो पसंद आए या ना आए, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो देखेंगे, गहराई में ले जाना मेरी जिम्मेदारी, उस चीज की हर एक डिटेल बताने की मेरी जिम्मेदारी, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। प्रोविजन अपन यहां पे दोनों पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के लॉन्ग रन में आप प्रोविजन ही कंटिन्यू करोगे। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे वो लिख के रख दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पे सीए फाउंडेशन के वक्त अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और असेट को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पर डेबिट किया, असेट विच ऑलरेडी हैज अ डेबिट, वहां पे आपने क्रेडिट किया। ठीक है, तो इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट नंबर 1, ये जो बैलेंस है ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। राइट, सो डेबिट पीएनएल, इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 2, एसेट विच ऑलरेडी हैज अ डेबिट, उसमें क्रेडिट कर रहे हो आप, सो माइनस फ्रॉम एसेट। देखो, जितने एडजस्टमेंट्स देखे मेरे ख्याल से एक्सेप्ट 1, बाकी सारे माइनर एडजस्टमेंट्स थे। एक्सेप्ट 1 बोले तो वो गुड्स वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो था, इंश्योरेंस क्लेम वाला, उसको मैं थोड़ा मेजर मानता हूं, बाकी सारे तो माइनर थे। ठीक है, लेकिन अब शुरू हो गए मेजर वाले, फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स, और यहां पर अगले पेज में देख रहे हो, यहां पर मैंने कुछ कुछ लिख के रखा है। ठीक है, ये वो जानकारी है जिसके बारे में आज भी अनफॉर्चुनेटली लगभग 80% जनता जो सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं नहीं जानते और ना जानने की इच्छा रखते हैं। ये चोट खाने के बाद जानने की इच्छा होती है, ये वो चीज है। ठीक है, ये सीए फाउंडेशन में एक झटका खाने के बाद ही जानने की इच्छा होती है। पहले तो अपन एक अलग ही फ्लो में रहते हैं, अरे मुझे तो सब आता है, अरे मैं तो ये वो, फिर आईसीआई जब धोबी पछाड़ देता है उसके बाद हमें रियलाइज होता है नहीं यार, इसका गहराई जाना जरूरी था। ठीक है, सो ये वो एरिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजर्स कमीशन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग थोड़े और छोटे वाले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, बैड डेट्स को मैं कल के लिए पोस्टपोन कर देता हूं, वो अपन आराम से फुर्सत पे कल देखेंगे। ठीक है, फ्रेश माइंड से। यस, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, थोड़ा जंप करके आ जाओ, दिस इज इन पेज नंबर 7.22। बीच में कुछ कुछ मेजर वाले छोड़े, वो अपन कल देखेंगे फ्रेश माइंड से। ठीक है, पेज क्रमांक 7.22। हाँ जी, क्यों भैया, तो वेदांती का भी है। हाँ हाँ, वो तो बराबर है, लॉरेन एंड हार्डी वाला फर्क है। हाँ जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, क्यों, अरे देखो, पहले तुम लोग अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, फिर मेरी बारी आएगी। ठीक है, फिर मैं देखता हूं।
अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है, शेयर कर लेंगे अपन, है ना? हाँ हाँ, अरे अरे ये है, थैंक यू थैंक यू। अरे तुम क्यों गा रहे हो, तुम्हारे लिए भी गा रहे हो वो लोग। ये अभी अभी जो निकला है, ये पूरा का पूरा कैसा था मुझे समझ में आ गया। सर देखो गाना भी गा दिया, आप तो पार्टी दो। बराबर है कि नहीं? ले देखो सर, हमारा काम तो गाना गाना गा दिया हम लोगों ने। ठीक है, सबको अलग से पार्टी और हर्ष को हबीब में पार्टी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। ये अभी देखो अमन सर वगैरह कोई नहीं, आने तो दो उनको, मतलब ऐसे पार्टी करेंगे रूखा सूखा मतलब है क्या? आने दो उनको, फिर करते एक साथ करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तुम लोग को भरोसा नहीं है मुझ पे? दे यार, इतने दिनों से सब साथ में, भरोसा नहीं है मुझ पे, है ना? वही तो कह रहा हूं। अच्छा यहाँ पे कितने भेज है? भेज भेज आई मीन वेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सब नॉन वेज है। साहू जी कितने जन खा पाते हैं यहाँ पे? रहने दो, पता ही नहीं कुछ लोगों को तो। जो ऑनलाइन अभी देखेंगे वो लोग तो और कंफ्यूज होंगे क्या चल रहा है यार ये। साहू जी मतलब तीखा खा सकते हो, डबल तीखा खा सकते हो, 4 गुना तीखा, उससे और जोरा थोड़ा ज्यादा, प्लस ऑयली, दैट इज साहू जी। हाँ बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? साहू जी खा के चढ़ जाएगा? अच्छा हाँ, वो तो होता ही है, वो तो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, भरोसा रखो, ठीक है? आने दो सबको, आने दो यार, ऐसे रुखा सूखा क्या करेंगे अपन, है ना? सही है कि नहीं? हाँ क्या? हाँ अभी अपन जल्दी से ये कंप्लीट करते हैं, आज नॉलेज की पार्टी, बाकी पार्टी अपन करेंगे बिल्कुल। और वेदांती भी तो है, उस पर तो भरोसा है ना? क्या यार, ऐसा कैसे चलेगा? किसी पे भी भरोसा नहीं करते हो तुम लोग। चलो चलो, एनीवेज, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात को समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम जरूर दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली ये दिखना चाहिए नहीं। आप मुझे बताइए, आपने बिजनेस शुरू किया, अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस में पैसे लगाना आपका परम कर्तव्य है, बराबर? अब अगर आपने बिजनेस में पैसे लगाए तो आप बोलते हो यार मैंने पैसे लगा दिए, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं दिया, मेरे को इंटरेस्ट दो। अरे यार इंटरेस्ट क्यों दे भाई, तुम्हारा बिजनेस है, तुमने तो लगाना ही चाहिए पैसे, करेंगे नहीं? लेकिन कभी कभी ये कंसिडर किया जाता है, कभी कभी, ठीक है? देखने जाओ तो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ नोशनल कॉस्ट, जो अकाउंटिंग कॉस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता। ये एक नोशनल कॉस्ट है जो अक्सर इकोनॉमिक कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है? अकाउंटिंग कॉस्ट में हम लोग वही चीजें पकड़ते हैं जिनके लिए देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो ईदर टुडे और इन फ्यूचर, ओके? लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में इवन इफ देयर इज नो कैश आउटफ्लो, ना आज ना कभी आगे, स्टिल सच कॉस्ट आर कंसिडर्ड। इनमें से एग्जाम्पल में आप लोग पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? जैसे मान के चलो ओमकार सीए बन गया, ठीक है? सीए बनने के बाद उसको एक जॉब ऑफर आया, जॉब ऑफर आया 12 लाख का, 12 लाख पर एनम जॉब ऑफर आया। ओमकार बोलता है मुझे नहीं चाहिए 12 लाख, मैं मेरा प्रैक्टिस करेगा, या उसका कोई स्टार्टअप आइडिया है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है,
ठीक है। अब वो अगर स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो जरा समझो, इसके पास जॉब ऑफर था 12 लाख का, उस ऑफर को ठुकरा के वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। तो जरा सोच के देखो, इसका मतलब वो जो 12 लाख है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हिम। अब अगर उसने स्टार्टअप या अपने प्रैक्टिस से 9 लाख कमाए, सो ही इज एक्चुअली लूजिंग। भाई साहब 12 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी छोड़ के 9 लाख कमा रहा है, तो उसने 3 लाख छोड़ दिए, ही लॉस्ट 3 lakhs, ठीक है। लेकिन मान के चलो इसने 20 लाख कमाए, तो मैं कहूंगा इफेक्टिवली 8 लाख कमाए। 12 लाख तो वैसे ही कमा रहा था बराबर, तो उसके ऊपर कितना कमाया, 8 लाख कमाया। गेटिंग मी? तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग व्हेन वी थिंक अबाउट द इकोनॉमिक कॉस्ट। ये सब चीजें अकाउंट्स में नहीं होते, क्योंकि वो 12 लाख ना उसे कभी मिले, वो था ही नहीं वो 12 लाख। वो 12 लाख मिल सकते थे, मिले नहीं। गेटिंग मी? सो इस तरह के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अक्सर इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होता है, लेकिन कभी कभी हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिखाई देता है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर बोला गया है तो करेंगे भैया। क्या होगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोले तो ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज अलग, ओनर इज अलग, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, खर्चे को रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने खर्चे को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करे? ये ओनर को देना है। क्या मैं कह सकता हूं कि ओनर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है? क्या नाम से बना हुआ है? ओनर का क्या नाम से अकाउंट बना हुआ है? कैपिटल अकाउंट, उसी को देना है ना, सो टू कैपिटल, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट और कैप अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहां पे डेबिट हो गया। कैपिटल विच ऑलरेडी हैज अ क्रेडिट, यहां पर और क्रेडिट हो गया। सो दो इफेक्ट क्या आ गए? इफेक्ट नंबर 1 डेबिट P&L, इफेक्ट नंबर 2 एड टू कैपिटल। ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये कैपिटल में ऐड हो रहा है। ठीक है। ये इस तरह से जो बनाया है ना, ये इसलिए बनाया है ताकि आप एक विजुअलाइजेशन कर पाओ। कभी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहा ना तो लिखने की जरूरत ना पड़े, हम लोग विजुअलाइज कर पाए इसे। यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और ओनर को ही देना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, ये तो खर्चा है, P&L में जाएगा, और कैपिटल में तो पहले ही क्रेडिट है, उसमें और क्रेडिट हुआ, ऐड टू कैपिटल। गेटिंग मी? इंस्टेड ऑफ मगिंग अप, एक बार कोशिश करना है कि ये विजुअलाइज करने की कोशिश करके देखो, एक बार कोशिश करो। ये दिमाग में अगर बैठ गया ना तो आपको जिंदगी में कभी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको, कभी भी भूलोगे ही नहीं, भूल ही नहीं सकते आप, अगर एक बार ये आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। व्हेन यू विजुअलाइज, थिंग्स गेट स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिफिकली बात कह रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात। When you visualize the things get stored in your subconscious mind, ठीक है। जब आप रट्टा मारते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता, वो ऐसे ही टेम्पररी, ठीक है। तो टेम्पररी मतलब समझ रहे हो, सी में सेव हो रहा है, ओके। और सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपके प्रॉपर हार्ड डिस्क में सेव हो, ठीक है। अब फॉर्मेट किया, कुछ हुआ, एग्जाम की सिचुएशन में ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या उड़ेगा सबसे पहले? सी। टेंशन के वक्त में सबसे पहले हम लोग रटे रटाए चीजें भूल जाते हैं। जिसको मैंने लॉजिकली नहीं पढ़ा, जिसका मेरे को लॉजिक नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैंने रट के आ गया हो, ये भूलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों को याद रह जाता है, किस्मत है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग टेंशन दे रहे, लास्ट मोमेंट हाथ कांप रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपन भूल जाएंगे, ठीक है। हादसे होते हैं कुछ लोगों के साथ, अपन जा रहे, अपन रट्टा मार के गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अपन जा रहे हैं इससे में, अबे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट याद है क्या? वो कैपिटल डेबिट है ना? नहीं, कैपिटल क्रेडिट, डेबिट है कि क्रेडिट? हाँ, लास्ट मोमेंट में जस्ट इमेजिन, आप अभी एग्जाम हॉल में घुस रहे हो, ऐसे वक्त पे किसी ने टोका और आपको क्वेश्चन पूछा, ऐसा टेंशन आता है फिर, क्या था यार?
डेबिट था, क्रेडिट था, अरे यार अभी तो याद करके आया था, दिमाग खराब, कंफ्यूज कर दिया यार। वो एक एरर ऐसा दिमाग खराब करता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन और बिगड़ जाते हैं उस चक्कर में। ठीक है, ये सब होते हैं, इसलिए चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, नंबर 1। दूसरी बात, जब आप एग्जाम जा रहे हो तो कितने भी जिगरी क्लोज कोई क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, बात मत करो उनसे, इग्नोर देम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा, अरे माता मेरे, भैया मेरे, जो बोलना है बोल, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। ठीक है, मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। एग्जाम देने गया था मैं, और एग्जामिनेशन के पहले ऐसे बाहर बैठा हूं मैं, मतलब दिस वाज USCMA कोर्स, वहां का बता रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे बैठा हूं मैं बाहर, वहां पे बाहर प्रॉपर एक सिटिंग एरिया होता है, फिर अंदर एक एग्जाम देने जाता है कंप्यूटराइज्ड। तो सिटिंग एरिया में मैं बैठा हूं बढ़िया। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, गाने सुन रहा था मैं। तब मैंने डिसाइड करके गया था कि मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं है वो लास्ट मोमेंट में, क्या पढ़ लेंगे यार वो लास्ट मोमेंट में, तो मैं गाने सुन रहा हूं मस्त बैठ के वहां पे। ठीक है, अब वैसे में एंटर हुई एक लड़की। जैसी एंटर हुई लड़की तो ऑब्वियसली सबका ध्यान, जो लोग बुक में थे, ये बुक ऐसा है, ठीक है, मैं शरीफ मानुस, मैं चुपचाप गाना सुन रहा हूं। अरे यार सच बोल रहा हूं यार, सच बोल रहा हूं, मुझ पे विश्वास नहीं आप लोगों को, हद है यार। ठीक है, तो सुनो तो सही। फिर ऐसे में अब आई डोंट नो, लड़कियों का ने एक बात रहता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा मुझे लगता है, जो उनकी तरफ अटेंशन देते हैं उनकी तरफ वो अटेंशन नहीं देते, लेकिन जो उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते उनको जरूर मन में आता है ये मेरे तरफ क्यों नहीं देखा। समझ रहे हो बात को? और ये अक्सर खूबसूरत लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, बराबर। अब खैर, तो ऐसा हुआ, तो हम लोग बैठे थे वहां पे मस्त, 15-20 मिनट हुए। ठीक है, 15-20 मिनट के बाद वो लड़की मेरे पास आई। ठीक है, आई वॉज लीस्ट बॉदर, मेरे को कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मेरे पास आई विथ अ डाउट बुक में। एक्सक्यूज मी, आपको ये चीज आता है क्या, ये ऐसा ऐसा, ये वो ये। ठीक है, मैं चुपचाप गाना सुन रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार मेरे को पढ़ने का नहीं है, तू क्यों आ रही डाउट लेके। ठीक है, तो मैंने देखा, बोले सॉरी मैंने नहीं पढ़ा, मना कर दिया सीधा। ठीक है, अरे नहीं करना है मुझे। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि वो ऐसा मोमेंट है जब आपने सेल्फिश होना कोई गलत नहीं है, यू शुड बी सेल्फिश, क्योंकि उस एक मोमेंट में हो सकता है कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि आपका पूरा पेपर बिगड़ जाए। नो प्रॉब्लम, बी सेल्फिश, चलता है। ठीक है, उसने जो भी डाउट पूछा, वो भीड़ लग गई थी बाद में, आजू बाजू में भीड़ लग गई थी, क्या है बताइए क्या है, वो भीड़ लग गई थी, उसका डाउट हो भी गया होगा सॉल्व। आई डोंट नो उसका डाउट था भी कि नहीं था, बट आई डिडंट सॉल्व इट। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू। तो मैं यही बता रहा हूं, शायद आप लोग ऐसा लगेगा सर लड़की की मदद नहीं की सर, गलत है सर, ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म है, हमारा ऐसा ही रहता है। लेकिन आई वॉज सेल्फिश एट दैट मोमेंट, एंड आई एम आस्किंग यू ऑल टू बी सेल्फिश एट दैट मोमेंट। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास सेल्फिश रहो, किसी को हेल्प नहीं करने का, वहां पे सिर्फ अपने बारे में सोचो, कोई गलत नहीं कर रहे हो आप लोग। ओके, चलो, एनीवेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सुनाई दिया मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है सर? ये भी होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। ये पार्टनरशिप पे पढ़े अपन, यहां पर भी कभी कभी दिखाई देता है। व्हाट इज दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ कंट्रोल। मतलब देखो यार, अपन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने को मालूम है अपने खर्चे करने की बहुत आदत है, ठीक है। स्विगी जोमेटो जैसे ऐप आ गए यार, अपन पहले ही भुक्कड़, बराबर, पैसे दिखे कि पट से अपन ऑर्डर करते कुछ, ठीक है। अगर जेब में पैसे रहे तो वो तो खर्च होते ही है, अब बिजनेस के पैसे भी अगर इसी तरह से खर्च होने लग गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। गेटिंग मी? अब यहां पर क्या हो जाता है कि हम लोग पैसे विड्रॉ करके मिसयूज ना करें, इसलिए एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। कैसा रेस्ट्रिक्शन? कि आप जो भी पैसा विड्रॉ करके पर्सनल यूज के लिए ले जाओगे ना, उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है, उस पर आपको बिजनेस को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट कई बार बहुत ज्यादा भी रखा जाता है, 30%, 40%, एबनॉर्मल हाई। क्यों रखा जाता है? ताकि हम लोग पैसे विड्रॉ करके पर्सनल फालतू यूज में ना ले जाए, वो पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहे। गेटिंग मी?
इसके लिए चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके चलो, अब अकाउंटिंग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री। अब समझ लो, आप लोग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है कि वो दे रहा है? मिल रहा है। सो दिस इज एन इनकम फॉर बिजनेस। ओके, सो यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बात को समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। ओनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी ओनर को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कैपिटल। जब भी ओनर को डेबिट करना है, डेबिट ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? ड्रॉइंग्स को डेबिट कर रहा हूं, यानी मैं दिखा रहा हूं ओनर के अकाउंट को डेबिट। ओनर से ये पैसे रिसीवेबल है। ठीक है, और क्यों रिसीवेबल है? क्योंकि ये बिजनेस का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, excuse me, drawings which might already have a debit, इसमें और डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हो गया क्रेडिट। ठीक है, सो इसका इफेक्ट नंबर 1, माइनस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि इसका जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। और दूसरा क्रेडिट पीएनएल, इसका जो बैलेंस है ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। डन। ओके, सो यहां पर ये तो हुए, अब हमारे बैड डेट्स वाले एंट्रीज रह गए। ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये खत्म होने के बाद हम लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स के। ठीक है, उसके बाद जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न समझने, थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को, वो समझने के बाद उसके क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हमारा फाइनल अकाउंट्स का जर्नी खत्म। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स को और कुछ दिन मैं लगाऊंगा, इट्स वर्थ इट, इसको मैं कुछ दिन लगाऊंगा। इन्वेंट्री कंपैरेटिवली फास्ट कंप्लीट होगा, डेप्रिसिएशन कंपैरेटिवली फास्ट कंप्लीट होगा, ऐसे बाकी के टॉपिक्स कंसाइनमेंट वगैरह फास्ट कंप्लीट होंगे, लेकिन कंपनी अकाउंट्स को मैं टाइम लूंगा, पार्टनरशिप को टाइम दूंगा। हाँ, अकाउंट करंट अकाउंट नहीं। हाँ, बाप रे, क्या शॉर्टकट लगा है सोकरा। ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स है, अपन मिक्स करने वाले हैं, कुछ मेजर टॉपिक, फिर छोटे टॉपिक्स, फिर मेजर टॉपिक्स, फिर छोटे टॉपिक्स, ऐसा करेंगे अपन। फाइनल अकाउंट्स के बाद 2-3 छोटे टॉपिक्स, फिर बाद में कंपनी अकाउंट्स, फिर बाद में बाकी के छोटे टॉपिक्स, फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, चल, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। या जल्दी छूट रहा है क्लास, ठीक है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना।